जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। भारत में बड़ा ज़बरदस्त मीडिया प्रेजेंस भी है और इंडियन आर्मी से भी ताल्लुक रहा है और गवर्नमेंट और बीजेपी के साथ एक अच्छा उनके साथ इल्हाक भी है। उनके स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर, सबसे पहले आपके वक्त का शुक्रिया सर। शुक्रिया कमर चीमा साहब। आपके तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय सिया राम, जय माता दी, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। जो भी सुन रहा है सबको जिसमें भी खुशी मिलती है उसी प्रकार की सैल्यूटेशन मैं उनको देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ ये आपने जो मौका दिया है मुझे बातचीत करने का, एक फ्रूटफुल बातचीत होगी और दोनों देशों के नाजरीन जो हैं उसका फायदा उठा सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है सर। सर, मैं जो आपसे अभी बात कर रहा था, डिस्कशन कर रहा था कि मैं बात करना चाहता हूं आपके साथ कि बांग्लादेश को बने हुए सर 50 साल हो गए और अभी बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क है। पाकिस्तान के उसके साथ एक बायलैटरल ताल्लुकात भी हैं। लेकिन पाकिस्तान में सर एक चीज लोगों को बड़ी हॉन्ट करती है और वो चीज बड़ी जो एक हिस्ट्री का जिससे ताल्लुक है लेकिन वो जा नहीं रही। और जो भारत की इस वक्त लीडरशिप है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो सरे फरिश्त हैं, और बहुत सारे लोग भी, जारी बात है, भारत में ये समझते हैं और उन्होंने ये किया है कि पाकिस्तान ये कहता है कि आपने बांग्लादेश हमसे अलहदा किया और पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, तो बेसिकली आपने इंटरनेशनल लॉ की, बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। तो सर, हाउ कम इंडिया थिंक्स दिस नैरेटिव फ्रॉम द पाकिस्तानी सोसाइटी एंड पाकिस्तानी लोगों की तरफ से कि क्या आपने जो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की, हाउ डू यू सी दिस सर? कि आप इसको इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन समझते हैं या कि आप समझते हैं कि जो भारत ने किया वो ठीक किया? बड़ी अदब के साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप जो नैरेटिव कह रहे हैं मेरी तरफ से गलत नैरेटिव है। अगर किसी ने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की तो वो पाकिस्तान था। आपने वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन किए, आपने वहां पर जेनोसाइड किया, आपने भारत की सॉवरेनिटी के ऊपर हमला किया। भारत ने जो कुछ भी किया वो तो पड़ोस में जो गंदोगल हो रहा था उसके अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन थी अगेंस्ट जेनोसाइड। भारत का तो उसका मौफिक ही नहीं था। भारत का मकसद था, भारत की इकोनॉमी उस वक्त इतनी खराब थी कि भारत सह नहीं पा रहा था कि 10 मिलियन के करीब रिफ्यूजीज जो हैं वो पड़ोस से आके हमारे इलाके में बैठ गए हैं और पता नहीं वापस जाएंगे भी नहीं जाएंगे। और अगर वो नहीं जाते तो हमारे पहले से ही ओवरस्ट्रेच्ड इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर और ज्यादा दबाव पड़ेगा, हमारी जो वहां की डेमोग्राफी है उस पर असर पड़ेगा, उससे और भी जो सोशल रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो पैदा हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, जहां तक भारत का सवाल था, हिंदुस्तान का सवाल था, हिंदुस्तान तो यही चाहता था कि किसी तरह ये रिफ्यूजी वापस चले जाएं और पाकिस्तान ने जो जेनोसाइड शुरू किया है अपने ही लोगों के ऊपर, अपने ही खित्ते में, उसको खत्म किया जाए ताकि हमारे ऊपर उसका असर ना पड़े। मेरी नजर में जो पाकिस्तान ने किया 25 मार्च 1971 को जो है उन्होंने किया, वो पाकिस्तान की शुरुआत थी बांग्लादेश बनने की। पाकिस्तान ने फोर्स किया बंगालियों को, कि उससे पहले बंगाली जो थे वो अपने आप को ऑटोनॉमी की मांग रहे थे, या वो कह रहे थे कि हमने चुनाव जीता, हमें आप मौका दीजिए, हम पूरे पाकिस्तान को हुकूमत चला सके, जो कि उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती थी। लेकिन जहिया खान ने और वहां के आपके जो लॉबी थी भुट्टो साहब की और वो सब ने, उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। और उन्होंने जब वो 25 मार्च 1971 को जो फैसला किया कि अब हम पूरा जोर शोर और पूरी ताकत लगाएंगे और बंदूक के नोक के ऊपर हम बंगालियों को मनाएंगे, तो उसके बाद फिर बंगालियों ने इसको, फिर उन्होंने जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन और इंडिपेंडेंस और एक इंडिपेंडेंट बंगला स्टेट की बात करनी शुरू की। तो मेरी नजर में अगर पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है तो उसका जिम्मेवार पाकिस्तान है।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन ब्रिगेडियर साहब, मैं एक सवाल मेरे ज़हन में आया और आपसे जो बात कर रहे हैं, आपने एक दो बातें की हैं, मैं उसी से बात की। आपने कहा कि आपने एक ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की, ठीक है? पाकिस्तान कहता है कि ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। मुझे ये बताएं, आपने जो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की वो अक़वाम मुत्तहिदा के कहने पे की? आपके पास कोई सी किस्म का इंटरनेशनल लीगल डॉक्यूमेंट था जिसके तहत आपने इंटरवेंशन की, या आपने महसूस कर लिया, या आपकी पार्लियामेंट ने ये कहा कि हमें ये कर लेना चाहिए, या भारत ने खुद ही इंडिविजुअली महसूस कर लिया कि नहीं, हमें जो है वो इंटरवेंशन कर देनी चाहिए? ना तो अक़वाम मुत्तहिदा ने हमें कहा है, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा है। ये भारत का एक जाती फैसला है इंटरवीन करना। और इससे पहले आपने रिफ्यूजीज की बात की, मैं एक छोटा सा मिसाल देता जाऊं ताकि व्यूअर्स को क्लियर हो जाए। सर, पाकिस्तान अफगानिस्तान में जब सोवियत यूनियन में हमला किया तो बहुत सारे अफगानी पाकिस्तान में आ गए, और वो तकरीबन 3 मिलियन 30 लाख से ज्यादा, वो तो इस तरह रच बस गए, मैं क्या बताऊं। तो सर, क्या पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान पे हमला कर देना चाहिए था कि हम वो उस जगह को कब्जा कर लें क्योंकि वहां से रिफ्यूजीज आ रहे हैं? हमने तो ऐसा नहीं किया। लेकिन जरा, ये मैंने कमेंट किया, लेकिन मेरा सवाल वही रहता है, आपके पास कोई इंटरनेशनल लॉ की कोई डिग्री नहीं थी, आपने खुद ही फैसला कर लिया सर ये करने का। कमर साहब, सबसे पहले मैं आखिरी सवाल का जवाब देता, क्योंकि मैं भूल जाता हूं, क्योंकि आखिरी सवाल ताजा ताजा है तो उसका जवाब दे देता हूं। आपने अमेरिका को उसके बाद कितना ठगा इस रिफ्यूजियों का बहाना लेकर? कितना पैसा आपने अमेरिका से ऐंठा? क्या क्या नहीं लिया आपने अमेरिका से रिफ्यूजियों को लेकर? अब यहां बात रही इंटरनेशनल कानून की। देखिए, यूनाइटेड नेशन का चार्टर 1 जो है, वो बात ही ह्यूमन राइट्स की करता है, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। ये चार्टर 1 है यूनाइटेड नेशंस का। और भारत ने पूरी कोशिश की, भारत ने इंटरनेशनल ओपिनियन बनाना चाहा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गए, चैप्टर 7 के तहत रिक्वेस्ट की कि अब चैप्टर 7 के तहत पाकिस्तान को सैंक्शन लगाइए, पाकिस्तान को मजबूर कीजिए, अगर नहीं है तो वहां पर एक एनफोर्समेंट का यूएन चार्टर को एनफोर्स करने के लिए आप वहां पर यूएन फोर्सेस भेजिए, या भारत को ही वो आप मैंडेट दीजिए। पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसका भी कारण है, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान जो था वो अमेरिका और चीन दोनों की गुड बुक्स में था, और ज्यादातर और मुल्क भी जो थे वो एंटी इंडिया थे, एक्सेप्ट सोवियत यूनियन। ज्यादातर मुल्क जो थे वो पाकिस्तान के हक में थे, उन्होंने आंखें मूंद रखी थी। और जो भी कोशिश भारत ने की यूनाइटेड नेशन में जाने की, अमेरिका और चीन ने उसको वीटो कर दिया। और नतीजा यह निकला कि भारत बार बार कहता रहा, लेकिन फिर जब यूएन की तरफ से कुछ नहीं आया, इंटरनेशनल कम्युनिटी से कुछ नहीं आया, भारत तो कहता था कि आप इनको वापस ले जाइए, आप पाकिस्तान को मजबूर कीजिए जब वापस जाएं, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो भारत को फिर क्या करना पड़ा? सेल्फ हेल्प। और यहां तक ह्यूमैनिटेरियन है, बॉर्डर क्रॉस करने की बात, वो भी आपने मजबूर किया। आपने 3 दिसंबर को हमारे ऊपर हमला कर दिया। जब आप 3 दिसंबर को हमारे ऊपर हमला करते हैं तो हम क्या चुपचाप तो नहीं बैठेंगे ना? फिर तो हमने आपका बॉर्डर क्रॉस किया, और हमने फिर उसके बाद क्या किया वो आप जानते हैं। तो ये हर लिहाज से मैं तो कहूंगा, आप जो मर्जी आर्गुमेंट ले लीजिए, कसूर पाकिस्तान का ही है, उस वक्त की पाकिस्तान की हुकूमत का है, उस वक्त की पाकिस्तान की फौज का है, कि उन्होंने जो जातियां की, देखिए जेनोसाइड था, ह्यूमन राइट वायलेशन थी, रेप, डिटेंशन, टॉर्चर, आपने एथनिक क्लिंजिंग की। 80% से ज्यादा रिफ्यूजी जो थे वो हिंदू थे, चुन चुन के हिंदुओं को मारा जा रहा था, उनको एलिमिनेट किया जा रहा था। तो ये सब आपने मजबूर किया हिंदुस्तान को। और आपने एक और चीज बोली कि आज ये हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पास हुआ था। हां, ये रेजोल्यूशन हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पास किया गया था। तो ब्रिगेडियर साहब, जो एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे सामने आती है इसकी आपकी डिस्कशन से, और जारी बात है व्यूअर्स वो उसको देख रहे हैं,
पहली बात है, आपने कहा कि जी रिफ्यूजीज का आपने अमेरिका से लिया, हमने यूएन से जो उसके पैसे लिए हैं उन लोगों को देने के लिए, कि हम ये तो नहीं कहते कि जो बंदे आ गए वो हमारे ऊपर ही बोझ बन जाएं, हमारी इकोनॉमी तो वैसे ही खा गई, यूएन ने उनको पैसे दिए, हमें अमेरिका ने नहीं दिए। लेकिन कमिंग मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर पॉइंट, सर जो आपने ह्यूमन राइट्स की बात की, यूएन चार्टर की बात की, ये आपने बेसिकली बात तो ये है कि आपने खुद ही फैसला कर लिया कि हम, और दूसरा एक मुल्क है पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, अंदर के हमारे क्या हालात हैं, इक़वाम मुत्तहिदा कुछ नहीं कहता, आपने कहा रशिया नहीं बोला, अमेरिका नहीं बोला, और हमने खुद ही फैसला कर लिया, आपकी पार्लियामेंट ने फैसला कर लिया इस एग्रेशन का। चलें ठीक है, मतलब आप एग्रेसर हैं। लेकिन सर जब ह्यूमन राइट्स की बात हो, जेनोसाइड की बात हो, आपने बेवाओं की बात की, हाफ विडोज की बात हो, तो सर ये जो कश्मीर के अंदर होता है, ये जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां पूरी दुनिया कहती है कि कश्मीर के अंदर होती हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएन की रिपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट है, पाकिस्तान को फॉर अ मोमेंट छोड़ दें इसमें, तो आप ये महसूस नहीं करते कि इंडिया के अंदर डबल स्टैंडर्ड्स हैं, कि एक तरफ आप बांग्लादेश में घुस जाते हैं कि जी वहां पे नाम लेके कि जी हमें वो यूएन भी नहीं बोला, इधर आपको यूएन भी कह रहा है इतना कुछ, लेकिन आपने की तरफ से एथनिक क्लिंजिंग भी वो मुसलमानों की होती, सब कुछ होता है, उनसे बुनियादी हकूक भी छीन लिए, वहां पे जमहूरियत भी नहीं है, 70-75 साल से वो शोर भी डाल रहे हैं। तो क्या इंडिया ये डबल स्टैंडर्ड्स के साथ कैसे सर्वाइव करता है? कभी सवाल आते हैं ये सोसाइटी से ये चीजें? कमर साहब, पहली बात, 71 में भारत अग्रेसर नहीं था। भारत ने सेल्फ डिफेंस में, आपने 3 दिसंबर को हमारे ऊपर हमला किया और हमने अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए, आप 3 दिसंबर को आपने हमला किया, तो आप हमको चुपचाप तो नहीं बैठेंगे ना। तो अग्रेसर आप थे, हम नहीं थे। पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि 71 वॉर वॉज स्टार्टेड बाय पाकिस्तान, पहली बात। दूसरी बात, आपने हमारी सॉवरेनिटी को कैसे नहीं छोड़ा? देखिए, इतने ज्यादा लोग बॉर्डर पार करके हमारे इलाके में आ रहे थे। आपकी इंटरनल प्रॉब्लम, मानता हूं कि शुरू में आपकी इंटरनल प्रॉब्लम थी, पर आपकी जो अपनी इंटरनल प्रॉब्लम थी, आप अपनी सॉवरेनिटी को बचाने की बजाय आप हमारे ऊपर बोझ डालते गए। आपको तो यूएन की तरफ से मिल गया, आप जब अफगानी रिफ्यूजी आए थे, हमें तो किसी ने कुछ पैसा नहीं दिया, हमें किसी ने कुछ इमदाद नहीं की। तो इसलिए हम तो बार बार यही कहते हैं कि हम तो नहीं चाहते थे लड़ाई, हम नहीं चाहते थे कि जेनोसाइड हो, लेकिन पाकिस्तान माना ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने सोच रखा था कि हमने बंगालियों को नहीं छोड़ना है। और जब उन्होंने ये सोच रखा हमने बंगालियों को खत्म करना है, तो बंगाली भी डट गए। उन्होंने बोला कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे और हम अपने आप को आपसे अलग करके ही रहेंगे, और ये अल्टीमेटली हुआ। अब बात करते हैं कश्मीर की। देखिए, यहां पे भी जेनोसाइड होता है, जो ह्यूमन राइट वायलेशंस होती हैं, उसकी रिजल्टेंट नतीजा क्या होता है? वहां से माइग्रेशन, वहां से लोग भाग जाते हैं, तंग आ जाते हैं, क्योंकि जहां पर जेनोसाइड हो रहा हो, जहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो, वहां पर लोग तो रह नहीं सकते हैं, जैसा 71 में हुआ। और कई जगह हैं, आप कहीं भी आप देख लीजिए, जहां भी होता है ये ह्यूमन राइट वायलेशन होती है, वहां से माइग्रेशन शुरू हो जाती है। कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर माइग्रेशन हुई है तो वहां से हिंदुओं की हुई है, तो उसका जिम्मेवार कौन है? पाकिस्तान। ये तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था, जो जिसने कि एथनिक क्लिंजिंग करवाई, जिहादी टेररिज्म था, रिलीजियस मिलिटेंसी थी, जो कि आपके मुशर्रफ ने खुद एक्सेप्ट की है। कश्मीर के अंदर भी जो भी वहां पे हुआ है, उसका पूरा जिम्मेवार पाकिस्तान है। अगर वहां पे हिंदुओं के खिलाफ जेनोसाइड नहीं हुआ होता, एथनिक क्लिंजिंग नहीं होती, हिंदुओं को छोड़ के जाते? क्यों दर दर भटक रहे होते? वो तो उनका घर था। लेकिन आपने वहां पे हिंदुओं को नहीं रहने दिया, आपने ऐसा माहौल बनाया, आपने नौजवान भेजे हथियार ट्रेन करके कश्मीर के अंदर, और वहां पे क्या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और पता नहीं क्या क्या नारे लगाए, जिसका बेनजीर भुट्टो नाचती थी, वो नारे लगा के पाकिस्तान के अंदर। ये सब देखिए, आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके दिल में अभी भी पता नहीं क्या है। दिल में जब बात करो, अवाम की बात नहीं करता। पाकिस्तानी अवाम तो बहुत ही अच्छा है, अवाम अभी भी यही चाहता है, लेकिन आपके जो हुक्मरान और आपकी जो फौज है, वो भारत को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानते हैं। उनकी हर चीज जो है, वो भारत को टुकड़े टुकड़े, टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, और पता नहीं क्या क्या। आप जब तक इस मेंटालिटी को नहीं चेंज करेंगे, तो सफर अस्मेल्ट कौन कर रहा है? अल्टीमेटली आप देखिए, भारत कहां पहुंच गया और पाकिस्तान कहां पर है।
सफर कौन कर रहा है? पाकिस्तान। भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भारत ने तो कश्मीर के अंदर भी हालात नॉर्मल करके रखे हैं। हाल ही में वहां पे इलेक्शंस हुए हैं, डीटीसी इलेक्शंस हुए हैं, जमहूरियत पनप रही है वहां पर, लोग खुश हैं, मामूल की जिंदगी जी रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया जो मर्जी कहता रहे, लोगों की आदत है, क्योंकि एंटी इंडिया लॉबी बहुत स्ट्रांग है। इंडिया के खिलाफ नैरेटिव बनाकर बेचना, और खासकर सोशल मीडिया और बड़े बड़े जो एनजीओज हैं, उनका काम ही यही है। आपने कितने लॉबिस्ट तैयार कर रखे हैं अमेरिका के अंदर, फाई जैसे, और यूरोपियन यूनियन में कितने आपके लॉबिस्ट बैठे हुए हैं, उनका काम ही यही है, नया नया नैरेटिव भारत के खिलाफ बनाना। आप सोशल मीडिया के ऊपर भी इस्लामिक फोबिया और पता नहीं क्या क्या हैशटैग कैंपेन चलाते हैं भारत के खिलाफ। तो ये तो हो रहा है, पर कौन कर रहा है? पूरी दुनिया जानती है। भारत एक अमन पसंद मुल्क है। बिल्कुल ठीक है सर, आपका एक पर्सपेक्टिव आया, आई अप्रिशिएट वट एवर यू से, जो भी है। लेकिन सर, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं एज ए पाकिस्तानी मैं समझता हूं कि हम कोई नहीं चाहते कि वी वांट टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। माजी में मुझे नहीं पता क्या हुआ है, दोनों मुल्कों की तरफ से चीजें को अच्छी नहीं रही। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं, मैं बेसिकली बांग्लादेश की बात को रखना चाहता हूं, लेकिन मैंने सिर्फ एक कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश की कि अगर आप एक तरफ इस तरह सोच रहे हैं तो दूसरी तरफ इस तरह क्यों नहीं सोच रहे। सो आई वॉन्ट डिस्कस कश्मीर टुडे बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट बांग्लादेश। लेकिन सर, जो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं समझता हूं बांग्लादेश के हवाले से, वो ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बांग्लादेश गए, ढाका गए, और वहां पे उन्होंने कहा कि मेरे पास एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, उन्होंने कहा कि जी जो एस्टैब्लिशमेंट है बांग्लादेश की, ये हर एक इंडियन की डिजायर है, और इसी वजह से जो हम इंडियंस थे, वी फॉट अलोंग विद द मुक्ति बहिनी के साथ हम लड़े एक नए मुल्क बनाने के लिए। तो मुझे ये बताइएगा सर, बल्कि इसमें अगर मैं कोट कर दूं तो नरेंद्र मोदी साहब खुद भी कहते हैं कि वो एज ए यंग वॉलंटियर जो है 1971 में सत्याग्रह मूवमेंट जो लॉन्च की थी जाना सिंह ने, उसके एज ए वॉलंटियर सपोर्टर बने। तो सर, मोदी साहब भी कहते हैं, और इंडिया के हर बंदे की ये डिजायर थी कि बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट मुल्क बने, तो अभी भी आप कहते हैं कि नहीं, कसूर पाकिस्तान का, एग्रेसर आप नहीं है? देखिए, ऐसा है कि हम तो चाहते थे कि ये जो जुल्म है, जुल्म सितम बंगालियों पे हो रहा है, वो बंद हो। जिस प्रकार का उस वक्त का रेप, लूट, आर्सन, टॉर्चर, क्या कहानियां आ रही थी, मीडिया को देखिए, उसमें बीबीसी को देखिए, वर्ल्ड फुटेज देखिए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए। मैं तो फौज में था, पढ़ पढ़ के हैरान होते थे हम क्या हो रहा है वहां पर। तो जो हो रहा था, हर हिंदुस्तानी का खून खोल रहा था। और जैसे मैंने कहा कि एथनिक क्लींजिंग थी, 80% रिफ्यूजीज जो थे रिफ्यूजी कैंप्स के अंदर, वो हिंदू थे। तो लाजमी है कि हिंदुओं का खून खोलेगा, और हिंदू चाहेंगे कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अगर बांग्लादेश बनना है या अलग देश बनना है। और आप देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, बंगालियों ने भी या मुजीबुर रहमान ने भी 25 मार्च से पहले कभी नहीं कहा कि हम अलग बांग्लादेश चाहते हैं, जहां पर वो हमेशा ऑटोनॉमी की बात करते रहे। ये 25 मार्च के बाद ही, और भारत ने भी बांग्लादेश को कब रिकॉग्नाइज किया? 7 दिसंबर को, जब आपने हमारे पर हमला किया, उसके बाद। उसके पहले हमने नहीं किया। मंशा थी हमारी, हम चाहते थे। आपने, जैसे मैं कहता हूं कि आपने खुद ही कर दिया जो हमको करना चाहिए था, वो आपने खुद कर दिया। आपने तो फैसिलिटेट किया हमें, आपने हमें एक बहाना दिया आपके उसमें घुसने के लिए, और फिर उसको आप खत्म करने के लिए। तो ब्रिगेडियर साहब, एक बात बताएं, जैसे कि आपने अपनी डिस्कशन में भी कहा कि वो वहां पे क्योंकि हिंदुओं की एथनिक क्लिंजिंग हो रही थी, आपने ये बार बार ये कहा है। तो इसमें ये फैक्टर है कि आप हिंदुओं को बचाने के लिए बांग्लादेश में को आजाद कराना चाहते थे, या हिंदुओं को बचाने के लिए, जो एलिजिडली आपका ब्लेम है पाकिस्तान के ऊपर, जी हम एथनिक क्लिंजिंग कर रहे थे, वहां पे क्या क्या हम कर रहे थे। हालांकि वो मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने या लोगों ने बाद में वो जो 3 मिलियन खवातीन के साथ पता नहीं रेप, वो बड़ी बड़ी गलत रिपोर्टिंग हुई है, मैं उसके ऊपर भी जाऊंगा। लेकिन सर, आप हिंदुओं को बचाने के लिए, यानी कि आपने इट वाज नॉट फॉर के जी इंसानियत के लिए नहीं था। अगर आप ये समझते हैं कि हिंदुओं को बचाने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश में थे और वहां पे उनका कत्ल शायद हो रहा था, इसलिए आप वहां गए थे, तो इसका मतलब है फिर आप किसी मुसलमान मुल्क को भी इजाजत देंगे अगर कहीं पे मुसलमानों के साथ ज्यादती हो तो वो भी हमला कर दे? कमर साहब, इंसान इंसान है, कि हिंदू इंसान नहीं है क्या? इंसानियत का मतलब ये नहीं है
मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि हिंदू 80% थे, पर हर किस्म जिसके ऊपर जुल्म सितम हो रहा था हम उसके खिलाफ थे, और जिनके ऊपर हो रहा था उनके हक में थे। और ज्यादातर लोग जो बांग्लादेश उस वक्त का जो ईस्ट पाकिस्तान था उसमें रह गए थे वो तो मुसलमान ही थे। तो ये आप इसको कम्युनल रंग मत दीजिए, ये कम्युनल रंग देने की बात नहीं है। इट डज नॉट रिक्वायर ए कम्युनल टच। इंसान इंसान है, खून तो एक ही बहता है रगों के अंदर, लाल रंग का खून बहता है, हमारे भी आपके भी। तो ये प्लीज डोंट गिव इट ए कम्युनल टच। ओके, नो सर, आई डोंट वांट टू गिव इट अ कम्युनल टच, लेकिन सर लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अनदर क्वेश्चन। बस एक दो सवाल सर में अहम मेरे लिए रह गए हैं। सर मैं जो गुप्ता ब्रिगेडियर साहब आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप मुक्ति बेनी को ट्रेन करते हैं तो पाकिस्तान का वर्जन ये है कि आपने बेसिकली साउथ एशिया के पहले नॉन स्टेट एक्टर को फंड किया, स्पॉन्सर किया, पैसा दिया, असला दिया। तो सर जब ये बात होती है कि आपने किसी एक मुल्क के अंदर एक नॉन स्टेट एक्टर को फंड किया, उसको फाइनेंस की, ट्रेनिंग की, तो सर फिर इंडिया कैसे कह सकता है कि नहीं जी वो कश्मीर में जो नॉन स्टेट एक्टर है वो दहशतगर्द है, लेकिन जो मुक्ति बेनी बना था वो एक और किस्म की जमात है। सो डोंट यू थिंक कि किसी और मुल्क में किसी जमात को, अगर आपकी डेफिनेशन ले ली जाए, इंडिया की डेफिनेशन ले ली जाए, कि एक ग्रुप को खड़ा करना एक दहशतगर्द ग्रुप को खड़ा करने के मुतरादिफ है, और ये एक अच्छी चीज नहीं थी? हमारी डेफिनेशन है ही नहीं। किसी ने भी मुक्ति बाहिनी को अभी तक टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया है? किसी नेशन ने, यूनाइटेड नेशंस ने या किसी भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया है, क्योंकि मुक्ति बाहिनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। दे वर डिजर्टर्स फ्रॉम द पाकिस्तान आर्मी, दे वर डिजर्टर्स फ्रॉम द पाकिस्तान पुलिस, दे वर डिजर्टर्स फ्रॉम द बांग्लादेश राइफल्स। ये अपने हथियार लेके, अपने आप साथियों को लेके सिर्फ बॉर्डर पार करके हमारे तरफ आ गए थे, ताकि यहां पर वो एक रीग्रुप होके ट्रेनिंग करके पाकिस्तान की आर्मी के जुल्म सितम के खिलाफ अपने देश में जाकर कार्रवाई कर सके। ये थी मुक्ति बाहिनी। भारत का इसमें कोई रोल नहीं है। नाम ने उनको असला दिया, नाम ने उनको एम्युनिशन दिया, सब कुछ लेके आए थे। कैशेस थे उनके, आपके अपने इलाके के 2 कैशेस बना के आए थे। उनको मालूम था कि हमें वापस आना पड़ेगा। तो ये आप एक नया नैरेटिव बना रहे हैं। कोई बात नहीं, आप कोशिश कर लीजिए, मेरे पास जवाब है उसका। नहीं सर, आई एम नॉट जस्ट ट्राइंग टू मेक अ नैरेटिव, आई हैव ए क्वेरी। मेरे पास एक क्वेरी है कि लेट्स से अगर एक जगह पे नॉन स्टेट एक्टर बने तो आप उसे दहशतगर्द कह रहे हैं, लेकिन अगर बांग्लादेश में एक नॉन स्टेट एक्टर, ईस्ट पाकिस्तान में नॉन स्टेट एक्टर बने तो आप कहें नहीं ये ठीक है, लेजिटिमेट है। आई जस्ट दे वर नॉट नॉन स्टेट एक्टर्स, they were not non-state actors. I'm saying you, they had nationality. They had a backing of a country. They were East Pakistanis then, but they were an ethnic community, a different ethnic community of Pakistan, who were fighting the Punjabi hegemony. That is the fact. They were non-state actors. They had a proper identity. चले सर, ये भी ठीक है, मैं कर लेता हूं उसको, लेकिन सर इस तरह तो फिर जो कश्मीर में लोग हैं वो भी फिर नॉन स्टेट एक्टर, दहशतगर्द नहीं है, वो तो कश्मीरी हैं, तो क्यों उनको आप फिर ये इस तरह करते हैं? हम तो ये कह रहे हैं, कश्मीर के अंदर जो हो रहा है पाकिस्तान करा रहा है। जहां तो वहां पाकिस्तानी आके लड़ रहे हैं। कितने पाकिस्तानी हमने पकड़े हैं, कितने पाकिस्तानी को डोजियर आपको दिए हैं। वहां तो पाकिस्तानी आपकी फौज के लोग आके वहां पकड़े गए, लड़ रहे हैं। मैं जब राष्ट्रीय राइफल कमांड कर रहा था, मैंने एक पाकिस्तान आर्मी के डॉक्टर को, जो कि सुरनकोट एरिया में ऑपरेट कर रहा था, उसको मारा था। उसके पास उसके आइडेंटिटी कार्ड पे लिखा हुआ था एमबीबीएस फ्रॉम मेडिकल कॉलेज लाहौर। होगा सर, मैं आई डोंट नो, लेकिन आई नो, आई एम ए विटनेस, आई एम टेलिंग यू, आई एम एन आई विटनेस। तो आपने देखिए, कश्मीर के अंदर जो हो रहा है 100% जिम्मेवारी जो है वो पाकिस्तान की है। आप नहीं मानेंगे, आपको मानना भी नहीं चाहिए, आप यू आर ए गुड पाकिस्तानी एंड लेकिन मैं विद कन्विक्शन कह रहा हूं। नहीं सर, मेरा वट एवर यू हैव अ पर्सपेक्टिव, आई डोंट माइंड, आपको होना चाहिए, लेकिन सर मैं जस्ट उसकी एनोलॉजी उससे ड्रॉ कर रहा था। लेकिन सर जैसे मैंने आपको कहा, ये मेरा आखिरी क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन था सर। बस बेसिकली क्योंकि भारत जो बांग्लादेश जो है वो अपने 50 साल मना रहा है, और उसकी अभी ये 50th ईयर हो गया, और इंडिया बड़ा खुश है और उनके साथ मना रहा है उनकी 50th जो क्या उसे कह इंडिपेंडेंस है।
आई डोंट माइंड, बांग्लादेश का हक है कि वो तरक्की करे, मेहनत करे, और उन्होंने बड़ी तरक्की की है और बहुत सारी चीजों में पाकिस्तान से बेहतर हैं, बहुत सारी चीजों में वो इंडिया से बेहतर है, एंड वी मस्ट अप्रिशिएट एंड वी मस्ट विश देम ऑल द बेस्ट। लेकिन एक जो हिस्ट्री का रिकॉर्ड है कि वो जो चीजें थी वो भी एक चले सामने आए, वो भी एक अच्छी चीज है। बट सर, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब, सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इट वाज एन ऑनर टॉकिंग यू। कमर साहब, सबको मुबारक है, आपको भी मुबारक है। 50 साल हो गए, ये भी एक मुबारकबाद है। हिंदुस्तान अभी भी उसका पूरा ईयर मना रहा है, ये गोल्डन जुबली मना रहा है। इसीलिए हमने बांग्लादेश की एक जो उनका कॉन्टिजेंट था, उसने हमारे रिपब्लिक डे परेड में भी हिस्सा लिया, क्योंकि भारत अल्टीमेटली काफी हमारे फौजियों ने सेक्रीफाइस किया। वो अलग बात है, हिस्ट्री एक, लेकिन एक चीज आप याद रखें, अगर बांग्लादेश बना है उसका जिम्मेवार सिर्फ व सिर्फ पाकिस्तान है। सर बट आपकी उस हरकत से स्ट्रेटेजिकली इंडिया को बहुत फायदा हुआ। मैं आपकी बात से सर एग्री करता हूं कि देखिए हम कमजोर थे, पाकिस्तान का एक हिस्सा इस तरफ, दूसरा हिस्सा उस तरफ, तो टेक्निकली इस तरह सरवाइव करना बड़ा मुश्किल था, और आपकी मिलिट्री स्ट्रांग हो, खित्ते में दुश्मन हो, तो बड़ा मुश्किल था मैनेज करना। लेकिन हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की कुछ गलतियां, आई एग्री, बट स्ट्रेटेजिकली आपको बहुत फायदा हुआ। आई एग्री विद यू ऑन दिस। और बट एनी हाउ सर, थैंक यू वेरी मच। आई शुड अप्रिशिएट एंड आई शुड से वट एवर इज राइट. I don't mind saying this, but sir, Brigadier Saab, thank you very much for your time. It was wonderful. Thank you, Kamalji. Thank you very much. Thank you.